टॉपिक है इलुस्ट्रेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। डेरिवेशन है इलुस्ट्रेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमें पता है कंजर्व्ड होती है, उसको एग्जांपल से समझेंगे। लेट अस कंसिडर अ बॉडीज ड्रॉपिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो उसका यू ज़ीरो होएगा। बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं, सेंटर कहीं भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है सेंटर हो, कहीं पे भी मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ तक का डिस्टेंस x ले लिया। टोटल हाइट h है ए से लेके ग्राउंड तक का, जैसे सी पॉइंट नाम दे दिया, तो ये जो हाइट बचेगा बी से सी तक का h माइनस एक्स। लेट अस कंसिडर a body of mass m is dropped from point A. ए से इसको ड्रॉप करना है, तो ए पे एनर्जी क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होएगी क्योंकि यू ज़ीरो है, ड्रॉप कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, ग्राउंड से हाइट ए की कितनी है एच। पोटेंशियल एनर्जी में जो हाइट देखी जाएगी वो ग्राउंड से देखी जाएगी, तो ए वाले पॉइंट पे इतनी एनर्जी आ गई। अब हम बी वाले पॉइंट पे निकालेंगे स्पीड या वेलोसिटी। वेलोसिटी एट पॉइंट बी। बी वाले पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है तो फॉर्मूला लगाते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2g इंटू डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस कवर की है ए से बी तक, x। तो वी स्क्वायर मुझे निकालना है, यू ज़ीरो है, 2gx। यहाँ से वी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 2gx। अब बी वाले पॉइंट पे टोटल एनर्जी चेक करते हैं। एनर्जी एट द पॉइंट बी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक होएगी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल होती है एम जी, और डिस्टेंस या फिर ग्राउंड से ये पॉइंट कितनी दूर है। बी वाला पॉइंट ग्राउंड से h माइनस एक्स है, तो h माइनस एक्स ले लेंगे डिस्टेंस। अब हमने v भी फाइंड आउट किया हुआ बी पॉइंट पे, ये रहा वी स्क्वायर कितना है 2gx। यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, एम जी एच माइनस एम जी एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एम जी एक्स से एम जी एक्स कैंसिल हो गया। तो बी वाले पॉइंट पे भी एनर्जी कितनी आई है, एम जी एच ही आई है। ई बी पे आई है एम जी एच। सिमिलरली अब हम सी पॉइंट पे स्पीड निकालेंगे, तो जो सी पॉइंट है वो ए से कितनी दूर है एच, तो स्पीड निकालते हैं या वेलोसिटी एट सी। सी पॉइंट पे लगाएंगे वेलोसिटी का फार्मूला फिर से, ये 2gh। ए से लेके सी कितना है एच, तो मैं ए से सी तक की वेलोसिटी, सी पे वेलोसिटी निकाल रहा हूँ। ए पे वेलोसिटी 0 है, 2gh, तो वेलोसिटी आ गई हमारे पास 2gh। हम सी पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब सी पॉइंट पे एनर्जी लिखेंगे, एनर्जी एट द पॉइंट सी,
तो एनर्जी एट द पॉइंट सी मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक होती है हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एम जी एच, लेकिन सी पॉइंट तो ग्राउंड पे ही है, तो ग्राउंड से उसकी हाइट क्या हुई 0। तो आंसर आ गया हाफ एम, और वी हमने अभी निकाला था ये 2 GH। अगेन देखा जाए तो इस पॉइंट पे भी जो एनर्जी आई है वो सेम आई है, यानी टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है। सिंस ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई सी इक्वल टू एम जी एच, hence total energy remains conserved। टोटल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है, हर पॉइंट पे सेम आई है। पावर होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल पावर, ऐसे इलेक्ट्रिकल पावर भी होती है। तो कोई मशीन किस हिसाब से काम कर रही है वो उसकी पावर है। पावर का फॉर्मूला वर्क डिवाइड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज को डी बाई डी टी बोलते हैं, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी लिख सकते हैं इसको। और वर्क डी डब्ल्यू को बताया था एफ इंटू डी एक्स लिखते हैं, और डी एक्स बाई डी टी विलॉसिटी होता है। इसका मतलब एफ डॉट वी जो है पावर का फॉर्मूला है, तो पी इसको खोल के क्या लिख सकते हैं, एफ वी कॉस थीटा। इतने सारे पावर के फॉर्मूले हैं। एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर वाट होती है 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट। 1 हॉर्स पावर इंजन की पावर होती है 746 वाट। तो सिंस वर्क और एनर्जी सेम होते हैं तो पावर को एनर्जी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। तो पावर कैन बी रिटन एज डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू को हम चेंज इन एनर्जी बोलते हैं, वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। किसी मशीन की कितनी एफिशिएंसी है, उसकी एफिशिएंसी कैसे निकलती है, सिंबल है इसका ईटा। द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर, कोई मशीन कितनी आउटपुट देती है, टू द इनपुट पावर। So efficiency can be written as P output divided by P input। 100% एफिशिएंसी किसी भी मशीन की नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ लॉस तो होएगा ही। पावर इनपुट लिखा है क्योंकि ये रेशो पावर का ही है, तो एफिशिएंसी की कोई यूनिट नहीं होती है। नो यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एफिशिएंसी।
क्वेश्चन देखिए, अ पार्टिकल ऑफ मास 5m इज रेस्ट पे है, सडनली ब्रेक्स इनटू दी 3 फ्रेगमेंट्स। इनमें से दो जिनका मास जो है इक्वल है वो v वेलोसिटी से परपेंडिकुलर मूव करते हैं, तो बताओ कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। तो तीसरे की वेलोसिटी निकालेंगे, फिर टोटल एनर्जी निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लगता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो कि लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। अब जो दो मास है, एक m v वेलोसिटी से गया, दूसरे वाला भी m जो है वो v वेलोसिटी से गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मोमेंटम इधर को निकलेगा। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? एक का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, 90 डिग्री पे है दोनों, जो कि आंसर आएगा √2mv। हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तीसरा पार्टिकल मस्ट ट्रेवल अपोजिट टू द रिजल्टेंट ऑफ बोथ। तो तीसरा इधर ट्रेवल करेगा जिसका मोमेंटम होएगा m3v3। अब ये m3 कितना है? टोटल 5m है, जिसमें से 2m ऐसे चले गए, तो ये 3m होएगा। तो इसकी स्पीड नहीं मुझे पता। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर्मूला ये होता है P3 इक्वल टू P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। उन दोनों का स्क्वायर तो हमने कर दिया उधर, √2mv, और इस P3 की वैल्यू होगी m3v3। अब तीसरा जो फ्रेगमेंट है उसका मास कितना है? इन दोनों का मास, एक का मास m, दूसरे का भी m, तो टोटल 5m है, तो बचा 3m। तो 3m √2mv, m से m कट गया, थर्ड वाले का जो मास आया √2v/3 आया। तो जब टोटल एनर्जी निकालनी है तो इनिशियली तो रेस्ट पे है, फाइनल एनर्जी पूछ रहा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। जिनका मास m है वो दो पार्टिकल है, तो दोनों की एनर्जी कितनी होगी? ½ mv²। और जिसका मास, ये तीसरे वाला जो है, हाफ मास की जगह क्या डालूंगा? 3m v3 का स्क्वायर, और v3 कितना आया था हमारा? ये √2v/3 का स्क्वायर। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, बाहर वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा mv² प्लस इस √2 से ये वाला 2 कट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, इस 3 से एक 3 कटेगा, तो एक 3 नीचे बचेगा, mv² अपॉन 3। स्क्वायर है यहाँ पे, एक 3 और होएगा, 3mv² प्लस mv², 4mv²/3, डी ऑप्शन। नोट करो। क्वेश्चन है, अब पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजेंटल हैविंग काइनेटिक एनर्जी के। जो पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? के। हाईएस्ट पॉइंट पे हमने उसकी क्या बतानी है? काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या हुआ? उसको ऐसे फेंका जा रहा होगा, ऐसे फेंका जा रहा होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे हमें पता है वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है u cos थीटा। इस क्वेश्चन में u को u रहने देते हैं, एंगल अपने को 45 डिग्री दिया हुआ है, तो जो ग्राउंड पे इसकी एनर्जी है k, वो होगी ½mv²। हाईएस्ट पॉइंट पे जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? k डैश इक्वल टू ½ u की जगह आएगा u cos 45 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा ½ mv² cos 45 डिग्री 1/√2 का स्क्वायर। तो जो हमारे पास ½ mv² है वो k पुट कर देंगे उसको, तो k डैश इक्वल टू k, और ये इसका स्क्वायर k/2। तो हमारा ऑप्शन आ गया है ये वाला, बी ऑप्शन।
क्वेश्चन है, टू बॉडीज विद काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो ऑफ 4:1 आर मूविंग विद इक्वल मोमेंटम। इनका जो मोमेंटम है वो क्या है, इक्वल है। द रेशियो ऑफ देयर मासेस। तो एक आसान सा फॉर्मूला होता है हमारे पास जिसमें हम लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन को देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन और लीनियर मोमेंटम के साथ क्या था, k इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। अब p इसका इक्वल बोला हुआ है, इसका मतलब हुआ k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। टू भी कांस्टेंट है, p भी कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो अगर पता हो तो मास का रेशियो आ जाएगा m1 बाई m2 मस्ट बी इक्वल टू k2 बाई k1, ऐसा होना चाहिए। अब काइनेटिक एनर्जी का रेशियो अपने को दिया हुआ है 4:1, तो 1:k2 1 होएगा 1:4। तो मास का रेशियो आ गया हमारे पास 1:4। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। तो जब हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हमने डेरिवेशन भी की थी। एक्स होता है कितना आपने इसको एक्सपैंड किया है। जैसे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसकी एनर्जी हमको दी हुई है यू। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर, अगर अब एक्स की जगह 8 हो तो बताओ न्यू एनर्जी कितनी होगी। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, स्प्रिंग के केस में क्या होता है, तो एनर्जी की जगह हम लिख देंगे E इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो k होता है इसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब उसको उसने एनर्जी को बोला है u लिख लो, u ले लिया, और x को बोला है 2 सेंटीमीटर ले लो, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4k आ जाएगा। अब अगले केस में क्या बोला है, स्ट्रेच बाय 8 सेंटीमीटर। तो जो न्यू u होएगा उसको हम u डैश बोल देते हैं। जो न्यू वाला है उसका फॉर्मूला हाफ के 8 का स्क्वायर होएगा विच इज इक्वल टू 32k के इक्वल आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो u डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें u डैश बाई u तो हमारे पास आ जाएगा 32k डिवाइड बाई 4k। तो ये k से k कट जाएगा, u डैश इज इक्वल टू 8k के इक्वल आएगा, सॉरी 8u। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देखो, ये 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे 2 ही बचेगा, तो ये 2k आना था, तो यहाँ पे लास्ट में 2k आएगा, तो आंसर इसका 16u होएगा। 32k अपॉन 2k, ये होएगा 16u। इसको करेक्ट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्प्रिंग्स p and q have spring constant kp and kq such that kp is greater than kq। k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, p वाली स्प्रिंग का ज्यादा है और q का कम है। दे आर स्ट्रेच्ड फर्स्ट बाय द सेम अमाउंट। सेम अमाउंट मतलब दोनों का x क्या लेना है, सेम, x मतलब एक्सटेंशन, एंड देन बाय द सेम फोर्स, और k वाले सेकंड केस में फोर्स सेम लेना है। तो बताओ वर्क डन WP WQ का क्या रिलेशन है केस 1 और 2 में। तो सबसे पहले हम वर्क डन का समझेंगे। वर्क डन एनर्जी के इक्वल है हाफ के एक्स स्क्वायर, और हमें बताया कि जो k होता है वो f बाई एक्स भी होता है। तो एक इक्वेशन तो ये है जब x सेम होएगा। एक बार f के टर्म में निकालते हैं, f को k को डाल दिया f बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक x कट गया, तो वर्क डन जो आया x को, ये k ये x के टर्म में है और ये यहां से x के टर्म में निकालते हैं, अपने को k चाहिए, तो मैं यहां से x की वैल्यू डालता हूं, x की वैल्यू डालता हूं f बाई के, तो w इक्वल टू आ जाएगा हाफ के
एफ स्क्वायर बाई के स्क्वायर, एक के कैंसिल हो जाएगा। तो ये वर्क का फॉर्मूला आया है किसके टर्म में, एफ स्क्वायर बाई 2k। तो केस 1 में ये लगेगा, केस 2 में ये लगेगा। अब केस 1 क्या कहता है कि x जो है वो सेम है, x सेम है तो x को हटा दो, वर्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, k की। इसका मतलब k जिसका ज्यादा था, k किसका ज्यादा था, क्वेश्चन में बोला हुआ है kp इज ग्रेटर देन kq। इसका मतलब जिसका k ज्यादा है उसका वर्क डन भी क्या होएगा, ज्यादा। तो वर्क p इज ग्रेटर देन वर्क q। केस 2 में ये दूसरा फॉर्मूला लगेगा, जब उसने केस 2 में बोला है कि फोर्स दोनों का सेम है। तो F अगर दोनों में सेम है तो फिर W इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा K का। इसका मतलब P का वर्क डन कम होएगा और Q का ज़्यादा होएगा। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन चेक करें कौन सा मैच करेगा। ए ऑप्शन मैच कर गया, P ग्रेटर देन Q एंड Q ग्रेटर देन P। ठीक है, ए ऑप्शन। देखो क्वेश्चन है, a vertical spring with force constant k fixed on a table, a ball of mass m at a height h above the free upper end of the spring falls vertically on the spring so that the spring compressed by the distance d, the net force the net work done। तो क्या क्वेश्चन है, जैसे ये स्प्रिंग का लोअर पोर्शन होएगा और ऐसे स्प्रिंग होएगी और ये इसका अपर एंड होएगा। अब इस अपर एंड से h हाइट पे कोई बॉल है जिसका मास m है, कोई बॉडी या बॉल h हाइट पे जब इस पे फॉल करेगी तो ये स्प्रिंग कुछ ऐसे हो जाएगी, कंप्रेस्ड होगी है और d डिस्टेंस कंप्रेस्ड हुई है। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस इसने कवर किया वो होएगा d। तो अब जो बॉल है वो इस पॉइंट पे है, इस पे, तो ये स्प्रिंग बॉल थी कहां पे, इतनी हाइट। तो हम क्या करेंगे, हमसे पूछा जा रहा है वर्क डन, तो वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन एनर्जी। तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन एनर्जी mgh। क्या आएगा यहाँ पे, mg कितनी डिस्टेंस कवर की है ये, h प्लस डी। प्लस स्प्रिंग कितनी कंप्रेस्ड हुई है, हम लिख रहे हैं वर्क डन। वर्क डन इक्वल टू होता है एनर्जी। अच्छा, स्प्रिंग की जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह यहाँ पे क्या आएगा, डी स्क्वायर। तो वर्क डन इसके इक्वल आएगा। अब हमने यहाँ पे माइनस क्यों लिया है, क्योंकि वर्क और एनर्जी में रिलेशन होता है माइनस ऑफ एनर्जी, वर्क क्या होता है माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये रिलेशन बताया था तुम्हें, इसलिए वहां पे माइनस लिया गया। क्वेश्चन देखो, a mass of 5 kg moving with speed 1.5 मीटर पर सेकेंड ऑन अ 0.5 kg का मास है, स्पीड दी है 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये ट्रेवल कर रहा है सीधा हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, कोलाइड विद नियरली वेटलेस स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट गिवन है k 50 न्यूटन पर मीटर, मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। अब होएगा क्या ऐसी सिचुएशन में कि जो मास है वो इस स्प्रिंग से जैसे ही टकराएगा तो जो मास की काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी स्प्रिंग को कंप्रेस करने में यूज हो जाएगी। तो स्प्रिंग को कंप्रेस करने में सारी की सारी एनर्जी यूज हो जाएगी। तो ये मास जैसे इससे टकराएगा तो हाफ एम वी स्क्वायर वाली एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी,
हाफ के एक्स स्क्वायर, इसकी एनर्जी कितनी है हाफ एम वी स्क्वायर। स्प्रिंग जब कंप्रेस होएगी तो कितनी स्टोर कर देगी एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर। उसके पास ये एनर्जी आई कहाँ से, इस बॉडी से तो आई है, तो यानी हाफ एम वी स्क्वायर किस में बदल गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ से हाफ कट जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अंडर रूट सॉरी एक्स की वैल्यू एम वी स्क्वायर बाई के। अपने को क्वेश्चन में गिवन है मास 0.5, वेलोसिटी 1.5 और स्प्रिंग कांस्टेंट 50। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 0.15 मीटर। इतना कंप्रेस होएगी स्प्रिंग, ठीक है।